हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भाषाई के आधार पर जितने भी प्रश्न होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में, उन सभी प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि कौन कौन से टॉपिक्स ख़त्म हो चुका है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने का दो विधि मैंने आपको बताया था, एक आपका ग्राफिकल मेथड और एक आपका अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड से हम लोग तीन कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं, तीन विधि को पढ़े हैं, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि और एक वज्रगुणन विधि। तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों विधि खत्म हो चुका है और उन सभी तीनों विधि को एक मिक्स करके हम लोग लैंग्वेज आधारित प्रश्न को डिस्कस करेंगे। और कुछ लैंग्वेज पे आपका प्रश्न रहेगा, उसको आपको इक्वेशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उस इक्वेशंस को आपको तीनों विधि में से कोई भी विधि अपनाकर आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कहानी को और शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका सबसे पहले मैसेज नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर है। और हो सके तो वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने फेसबुक ग्रुप पे, ताकि सभी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों ध्यान रखना, ये कंप्लीट मैथ्स का बैच है, क्लास 10th का। आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे वो आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, असम बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से हो, आपको डेफिनेटली ये बैच आपके लिए बेनिफिट साबित होने वाला है। क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग करिएगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जितने भी भाषाएं पर आधारित प्रश्न हैं, आज से हम लोग उसी सवाल को डिस्कस करेंगे। और ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ध्यान से समझिएगा। और ध्यान रखना दोस्तों, हर क्वेश्चंस का एक प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए। नोट्स नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे आप सब। ठीक है, तो प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो आप हेडिंग कर लीजिएगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी को। चलिए, क्वेश्चंस को आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, साथ साथ हमेशा साथ साथ में क्वेश्चन लिखिएगा, ताकि आपको टाइम नहीं मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो कोशिश करिएगा साथ में लिखना, साथ में प्रयास करना लिखने का। ठीक है, आज की क्लास का जो प्रथम सवाल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है कि 2x प्लस 3y। ध्यान रखना, ये हमेशा जो क्वेश्चंस आपके सामने डिलीवर किया जा रहा है, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स में छपने वाले हैं। तो ध्यान से इस सभी क्वेश्चंस का नोट्स ज़रूर बनाइएगा, 100% एग्जाम्स में आएंगे। क्लियर है। चलिए, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और ठीक है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए। ध्यान से लिखने का प्रयास कीजिएगा। को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ध्यान से लिखने का प्रयास कीजिएगा, जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो, जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3 हो। क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ध्यान से लिखने का प्रयास कीजिए। एक बार आप खुद से ट्राई कर लीजिए क्वेश्चंस को, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन पे आइएगा। तो क्वेश्चंस को एक बार देखने का प्रयास कीजिए आप सब। ठीक है,
चलिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चंस आपके सामने हैं कि 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 24, 24 माइनस में है, को हल कीजिए। मतलब इस दोनों इक्वेशंस को, दोनों समीकरण को आपको हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए ये आपका एक कंडीशन दे रखा है, ये आपका एक इक्वेशन दे रखा है, इससे आपका m की वैल्यू पता करना है। तो ध्यान रखना, पहले क्वेश्चंस को एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि मुझे m की वैल्यू पता करना है, m की मान ज्ञात करना है, m की वैल्यू पता करना है। तो इस इक्वेशंस में आपका m दिख रहा है, इस इक्वेशंस में ही m दिख रहा है ना। तो m की मान कैसे पता चलेगा? आप कहोगे सर x और y की वैल्यू अगर पता हो जाए, x और y की वैल्यू अगर पता हो जाए तो x y की वैल्यू इस इक्वेशंस में रखकर m की वैल्यू पता कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो m का मान का पता करने का एक कंडीशन क्वेश्चंस में दे रखा है, y = mx + 3 और x और y की वैल्यू अगर पता लग जाए तो हम लोग डेफिनेटली m की वैल्यू पता कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि m की वैल्यू पता करने के लिए x और y की वैल्यू चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि x और y आखिर में कहाँ से आएगा? आप कहोगे सर ऊपर जो समीकरण दिया हुआ है ये दोनों, इस दोनों समीकरण से हम लोग x और y की वैल्यू पता कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये दोनों समीकरण को जो तीनों विधि होता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, उस तीनों विधि में से कोई भी विधि को यूज कर कर हम लोग x और y की वैल्यू इस दोनों इक्वेशन से पता कर लेंगे और उस x और y की वैल्यू इस इक्वेशंस में पुट कर देंगे, रख देंगे, तो m की वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ध्यान रखना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो पहले क्वेश्चंस की मीनिंग को समझो, क्वेश्चंस के अर्थ को समझो। अगर आप प्रश्न के अर्थ को नहीं समझ पा रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, तो आपसे क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएंगे लेकिन एग्जाम्स में आप भूल जाओगे और क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन को समझना है पहले, क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, जब तक नहीं समझ में आए तब तक क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, है ना। जब तक नहीं समझ में आए तब तक क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, जब समझ में आ जाए तब सॉल्यूशन पे जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, x और y की वैल्यू पता करना है और इस इक्वेशंस में पुट कर देना है ताकि m की वैल्यू आपको निकल जाए। तो चलिए पहले हम लोग x और y की वैल्यू पता करते हैं इस दोनों समीकरण से। देखो क्वेश्चंस को कैसे लिखना है ध्यान रखना, तो यहाँ लिखेंगे सर यहाँ इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y = 11 और जो दूसरा इक्वेशन दे रखा है 2x - 4y = -24। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि सबसे बेहतरीन जो आपका कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन विधि है, वो विलोपन विधि है। विलोपन विधि से ही हमेशा सॉल्व करना चाहिए क्वेश्चंस को। अगर क्वेश्चंस में बोल दिया जाए कि इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें तो उस समय प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है। जब कुछ भी नहीं बोले तो हम लोग आसानी से विलोपन विधि से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ गया। ध्यान रखना, हमेशा सीक्वेंस वाइज वीडियो देखना, अच्छा लगेगा। ये आपका क्लास 25 है, 25 नंबर क्लास है। जो भी 24 क्लास हो चुका है तो जाके पहले पूरा 24 क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा, आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो चलिए विलोपन विधि से सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। विलोपन विधि से सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि इसका पहले कुछ नाम देते हैं। पहला स्टेप यही है कि इसका कुछ पहले आप नाम दे दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, पहले आपको इसका कुछ नाम दे देना है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद आपको क्या करना है कि सर किसी एक कोफिशिएंट को, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना है। किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना है। इसमें दो वेरिएबल है x और y।
आपको विलोपन विधि के कॉन्सेप्ट बताया गया था, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आपको इक्वल करना है, आप x मानो या y मानो। आप कहोगे सर x का कोफिशिएंट तो सेम है पहले से, तो सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो विलोपन विधि के कॉन्सेप्ट जाके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले से सेम है तो इसको सेम करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप है साइन को चेंज करना। यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे। साइन को चेंज कब करते हैं, जब दोनों डिफरेंट साइन हो तो चेंज नहीं करेंगे, दोनों सेम साइन हो तब चेंज करेंगे। यहाँ प्लस प्लस है तो चेंज करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और माइनस है तो प्लस हो गया। आप कहोगे सर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे देखो प्लस 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 का अर्थ होता है जोड़ना, और 3y और 4y को जोड़ दे तो 7y होता है 7y। कहोगे सर दोनों में बड़ा अंक आपका 4y है और 4y के सामने प्लस है, ये मत समझना क्योंकि इसको हम चेंज कर दिया, प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो इसके आगे प्लस है, माइनस नहीं है, ध्यान रखना माइनस को चेंज कर दिया गया। प्लस 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 का मतलब जोड़ना होता है, 24 में 11 को ऐड करोगे ना तो दोस्तों 35 होगा। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू आ गया 35/7। ध्यान रखना लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, जब तक आप लिखने का तरीका नहीं समझोगे रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर है, तो लिखने का तरीका भी बिल्कुल समझना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे 35 7 नीचे आएगा, 7 5 35, 35 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, भाग दे तो भैया 5 आएगा। तो y की वैल्यू आपका 5 हो गया, y की वैल्यू आपका 5 हो गया। आप कहोगे सर x का वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इस दोनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशंस ले सकते हो। तो मान लीजिए आपकी मर्जी है सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या है, कहोगे सर 2x + 3y = 11 है ना। तो यहाँ पे आप क्या करो सर, y की वैल्यू आप इसमें रख दो, y की वैल्यू आप इसमें रख दो। तो 2x + 3 और y की वैल्यू कितना है, कहोगे सर y की वैल्यू आपका 5 है 11। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा थोड़ा सा कि चूँकि y = 5, थोड़ा सा ऐसे लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि रिजल्ट बढ़िया आ जाए। क्लियर है, तो यहाँ पे y के स्थान पर 5 डाल दिया। फिर यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 5 तिहाई कितना होता है 15 = 11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर 2x = 11, ये 15 आएगा उधर तो -15। तो यहाँ से मुझे निकल गया x की वैल्यू, 11 में से 15 घटाओगे तो सर -4 होगा, और x की जो वैल्यू होगा -4, ये 2 नीचे आ जाएगा, और -4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 होगा। मतलब x की जो वैल्यू है वो -2 और y की वैल्यू 5 आ गया। मुझे क्वेश्चंस में कह रहा है कि भैया m की मान ज्ञात कर दीजिए, m की वैल्यू ज्ञात करिए, और m की वैल्यू इस कंडीशन से निकलेगा, और इस कंडीशन में x y दिया हुआ है और x y का मान यहाँ पता है। इस दोनों वैल्यू को आप इस इक्वेशंस में पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। अब करेंगे सर और, या अब कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो अब, ठीक है, प्रश्न से बोल सकते हो। यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न में दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है कि y = mx + 3, y = mx + 3, ये आपका सामने दिया हुआ है प्रश्न में। आप कहोगे सर यहाँ पे इसे रख दोगे सर, y = कितना है सर 5 है, तो 5 = m, x की वैल्यू कितना है सर -2 है, तो -2 + 3 यहाँ पे लिख देना, चूँकि x = -2 और y = 5, ये यहाँ पे लिखने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या होगा सर, 5 = -2 को m से मल्टीप्लाई करोगे, -2m + 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -2m को उठा के उधर ले जाओगे तो +2m हो जाएगा, क्योंकि माइनस पे प्लस हो जाएगा, और 3 है, और 5 को उधर ले जाओगे तो -5। तो यहाँ से मुझे 2m = 3 में से 5 घटाओगे -2, तो यहाँ से m की जो वैल्यू हो जाएगा -2/2 हो जाएगा, और यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगा -1, क्योंकि -2 को 2 से डिवाइड करोगे -1,
तो इसीलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा m का मान -1, जो कि आपका करेक्ट आंसर है, और m का ही वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो m की मान -1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से वीडियो को रिप्ले कीजिए, देखिए, अगर तब भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है? इसको नोट्स करिए बढ़िया से। हो गया? चलिए, नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि नोट्स इम्पॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी कीजिएगा आप बुक से, किसी भी बुक से उठाइए। एनसीईआरटी का बुक बेहतर है, आप एनसीईआरटी बुक्स को ही सॉल्व करिए, ठीक है? आपको बताया गया था कि मिनिमम 5 टाइम्स और मैक्सिमम आपकी जहाँ तक औकात हो, जहाँ तक आप जा सकते हो, वहाँ तक आप बुक्स को सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जहाँ तक आपकी सोच है वहाँ तक आप बुक्स को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 टाइम्स बुक्स को सॉल्व करना कंपल्सरी है। क्लियर है? चलिए, जो सेकेंड नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है सर, कि 2 लिखने का साथ साथ प्रयास कीजिएगा। दो संख्याओं का अंतर साथ में लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, और 2 संख्याओं का अंतर 26 है, और 2 संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ठीक है ना? तो उन्हें ज्ञात करें, संख्या को आपको ज्ञात करना है, ठीक है? ये आपके सामने क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आ सकते हैं। इस क्वेश्चंस को एक बार क्या करो, मीनिंग के साथ समझना ज़रूरी है कि इसका अर्थ क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है समझो ध्यान से। कहता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। 2 संख्या है कोई, उसका जो अंतर है, देखो अंतर का मतलब होता है डिफरेंस, और डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। क्लियर है? 2 संख्याओं का अंतर आपका 26 दे रखा है क्वेश्चंस में, और इसमें से एक संख्या जो एक संख्या है दूसरी का 3 गुनी है। ध्यान रखना, दूसरी की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें, मतलब संख्याएं ज्ञात करें। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चंस में कह रहा है कि कोई 2 संख्या है, मतलब जो 2 संख्या के बारे में बोल रहा है वो मुझे पता नहीं है, क्वेश्चंस को भी पता नहीं है, और बोल रहा है क्वेश्चंस कि उन 2 संख्याओं का अंतर 26 है, जिसमें से पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ठीक है? तो सबसे पहले मुझे समझ में आ गया कि क्वेश्चंस में संख्याएं का कोई अता पता नहीं है, तो अपने मन से आप उन 2 संख्याओं को मान सकते हो, कोई भी संख्या मान सकते हो, चाहे आप एक्स वाई मान सकते हो, एक संख्या x दूसरी संख्या y, चाहे आप पी क्यू मान सकते हो, चाहे आप एम एन मान सकते हो, चाहे आप ए बी मान सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी मान सकते हो। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चंस में ये दे नहीं रखा है कि 2 संख्या कौन है। क्लियर है ना? तो सबसे पहला स्टेप होगा कि सबसे पहले कोई भी 2 संख्या आप मान लीजिए। तो क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे समझिए, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हल, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहली संख्या, यहाँ पे 2 संख्याओं का जिक्र है, तो दोनों संख्या आपको मानना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या, जो पहली संख्या हो जाएगा वो मान लीजिए आप x, पहली संख्या x मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हो, m और n कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्स में x और y माना जाता है। क्लियर है इतना? तो x और y मानिए, बेस्ट रहेगा। तो माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या भी आपको मानना पड़ेगा, दूसरी संख्या भी आपको मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चंस में दिया हुआ है 2 संख्या है,
तो दूसरी संख्या आप y मान लीजिए, पहली संख्या x मान लीजिए, दूसरी संख्या y मान लीजिए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कहोगे नहीं। अब यहाँ लिखना सर प्रश्न से, या प्रश्नानुसार बोल सकते हो, या प्रश्न से मुझे क्या है। अब प्रश्न से क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब इस दोनों संख्याओं का जो अंतर है 26 है। कहने का मतलब है इसका डिफरेंस जो है वह 26 दे रखा है। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद और जो दूसरा कंडीशन दे रखा है, एक संख्या, मतलब एक संख्या जो है, मतलब पहली संख्या मान लीजिए कोई भी संख्या x जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ध्यान रखना। तो दूसरी संख्या मतलब y की 3 गुनी है। y की कितनी है? 3 गुनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ से एक प्रश्न मिलता है कि इस दोनों संख्या में बड़ा संख्या कौन है। आप कहोगे सर बड़ा संख्या x है, क्योंकि x में से y को घटा है और कोई भी संख्या घटता है किसी बड़े नंबर से। क्लियर है? तो यहाँ पे छोटी सी बात लिख लेना, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, x जो है y से बड़ा है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसको को समझ में आया बताओ? अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिप्ले कीजिए, कमेंट करिए, सबको समझ में आ गया। क्लियर है? चलिए, पहला कंडीशन से मुझे ये इक्वेशंस मिला और दूसरे कंडीशन से ये इक्वेशन मिला, मतलब y को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सर 3y। तो इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चंस कह रहा है कि सर उन्हें ज्ञात करें, मतलब किसे ज्ञात करें? तो संख्याओं को ज्ञात करें, मतलब x और y की वैल्यू पता करें। और x और y की वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो करना क्या है? कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। आप कहोगे सर इक्वेशन फर्स्ट में जो x की वैल्यू 3y है आप इसमें रख दीजिए, आंसर निकल जाएगा। प्रतिस्थापन भी दीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान रखना, समीकरण फर्स्ट में x इक्वल्स टू 3y, x इक्वल्स टू 3y रखने पर, x इक्वल्स टू 3y रखने पर, ठीक है। अब यहाँ पे रख दीजिए समीकरण फर्स्ट आपका ये है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 26, और यहाँ पे आप x की वैल्यू 3y रखोगे तो 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ से आपको मिल गया कि 3y में से एक y अगर माइनस करोगे तो 2y हो जाएगा। यहाँ से आपका 2y होगा इक्वल टू 26 हो जाएगा। यहाँ से आप अगर y की वैल्यू फाइंड करोगे तो 2 आपका नीचे आ जाएगा, और 26 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 13 होगा। तो y की वैल्यू आपका आ गया 13, मतलब 13, मतलब दूसरी संख्या तो पता हो गया। अब मुझे कहता है सर उन्हें ज्ञात करें, मतलब संख्याओं को ज्ञात करें, दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है, मतलब मुझे x की भी वैल्यू पता करना है ना। तो x की वैल्यू पता करने के लिए आप इक्वेशंस 2 ले लीजिए, क्योंकि इक्वेशंस 2 में आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा। x इक्वल्स टू 3y है, डायरेक्ट हम y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे सर समीकरण 2 से अब समीकरण 2 क्या है सर? समीकरण 2 है x इक्वल्स टू 3y। अब यहाँ से x इक्वल टू 3 और y की वैल्यू आपका 13 है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि y की वैल्यू जो है वो 13 है, चूँकि y की मान 13, ठीक है ना। यहाँ तक फिर यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हो 13×3 = 39, तो x की वैल्यू भी आपका 13 हो जाएगा, मतलब 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इसीलिए जो संख्याएँ हैं वो x इक्वल्स टू कितना है, जो संख्याएँ हैं वो आपका 13 है और 39 है, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो कैसे मैथ को रिप्रेजेंट करना है, ये चीज़ ध्यान से समझना। इस प्रकार सेम टू सेम जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है सभी को सेम टू सेम आपको नोट्स में उतारना है, और एग्जाम्स में भी इसी प्रकार आपको सॉल्व करना है, डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इसको भी आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। उसके बाद मिलते हैं अगले सवाल में।
हो गया। चलिए वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से उसको नोट्स करिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं कीजिए, आसानी से सॉल्व कीजिए। और जो भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाया जा रहा है सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कोशिश कीजिएगा कि बार बार क्वेश्चंस को रिकॉल करें, नोट्स बनाएं और बुक्स को भी सॉल्व करें ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो, ठीक है। कोशिश रहेगी कि अक्टूबर नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ज़रूर आपका रिजल्ट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग तीसरा सवाल में। आज की क्लास का तीसरा सवाल आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखिएगा, थर्ड, ठीक है। लिखिएगा दो, साथ साथ लिख लीजिएगा, दो संपूरक कोणों में से, दो संपूरक कोणों में से, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, ठीक है ना। तो उन्हें ज्ञात करें, मतलब कोण को ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चंस बोल रहा है आपके सामने कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को समझना है। तो क्वेश्चंस पढ़ते वक्त मुझे पता चल गया कि इसमें दो कोण का जिक्र हो रहा है, एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण। यहाँ तक दिक्कत है, चलिए। उसके बाद एक और यहाँ पे शब्द है संपूरक। अब एग्जाम्स में संपूरक भी दे सकता है और पूरक भी दे सकता है, तो ध्यान रखना पूरक और संपूरक में डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है कि आखिर में पूरक कोण क्या होता है और संपूरक कोण क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे समझो। सबसे पहला जो कंसेप्ट है सर, पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? तो कभी कभी एग्जाम्स में पूरक कोण भी आपको दे देगा, यहाँ पे पूरक कोण भी लिख देगा, तो इसको समझना ज़रूरी है, इसको समझ के चलिएगा, नोट्स में कर लीजिएगा। पूरक कोण वो होता है जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री है। कहने का मतलब है कि अगर दो कोण का योग 90 डिग्री हो जाए ना, वो पूरक कोण कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपसे बोले कि 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, 30 डिग्री का पूरक अगर आपसे पूछे, 30 डिग्री का पूरक आपसे पूछे तो कितना होगा? 40 डिग्री का पूरक आपसे पूछे तो कितना होगा? आप मुझे बता दो। 60 डिग्री का पूरक आपसे पूछे तो कितना होगा? ठीक है ना। 90 डिग्री का पूरक आपसे पूछे तो कितना होगा, ये मुझे बता दो। पूरक कोण का मतलब होता है कि दो एंगल, दो कोणों का सम योग अगर 90 डिग्री हो जाए ना, तो वो दोनों पूरक कोण कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? ये क्वेश्चन बताइए कि 30 डिग्री का पूरक क्या होगा। आप कहते हो सर 90 डिग्री होता है दो कोणों का योग, तो एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। 60 और 30 90, मतलब सम 90 डिग्री पुरना चाहिए, मतलब योग जो है वो 90 डिग्री पुरना चाहिए। तो यहाँ पे कितना होगा? 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि 30 डिग्री का जो पूरक होगा वह 60 डिग्री होगा। 40 डिग्री का पूरक बता दीजिए। आप कहोगे सर 40 में 50 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, तो 40 डिग्री का जो पूरक होगा वह 50 डिग्री होगा। यहाँ तक क्लियर है? 60 डिग्री का पूरक बता दीजिए। आप कहोगे सर 60 डिग्री का पूरक जो होगा वह 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 में 30 ऐड करो तो आपका 90 पुरता है। 90 का पूरक बता दीजिए। आप कहोगे सर 90 में 0 ऐड करेंगे तो 90 हो जाएगा, मतलब 90 का पूरक कोण 0 डिग्री। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्स में आते हैं इन सभी सवाल, और इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएंगे कि 30 डिग्री का पूरक बताइए, 40 डिग्री का पूरक बताइए, 0 डिग्री का पूरक बताइए। क्लियर है यहाँ तक? तो ध्यान रखना, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो दोनों एंगल पूरक कहलाता है। 30 डिग्री 60 डिग्री आपस में पूरक है, 40 डिग्री 50 डिग्री आपस में पूरक है, 60 डिग्री 30 डिग्री आपस में पूरक है, 90 डिग्री 0 डिग्री आपस में पूरक है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए
और एक और कंसेप्ट है जो कि आपके क्वेश्चंस में है, संपूरक कोण। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपका छोटा सा प्यारा सा शब्द है संपूरक, संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर इसका इंग्लिश क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, तो ध्यान रखना, दो एंगल का अगर सम 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो वो दोनों एंगल आपस में संपूरक कहलाता है, संपूरक कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। अगर आपसे पूछे कि सर 120 डिग्री का संपूरक बताइए, संपूरक बताइए, 40 डिग्री का संपूरक बताइए, 40 डिग्री का संपूरक बताइए, 0 डिग्री का संपूरक बताइए, ठीक है, 160 डिग्री का संपूरक बताइए, ठीक है। आप कहोगे सर बहुत आसान है, संपूरक का मतलब होता है दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, संपूरक कोण कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 120 डिग्री है, तो 120 में क्या चीज़ ऐड करें, कौन सी एंगल ऐड करें ताकि 180 डिग्री हो जाए। आप कहोगे सर 60 डिग्री ऐड कर दो तो 180 डिग्री हो जाता है। तो 120 डिग्री का जो संपूरक है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री का संपूरक 120 डिग्री है, 120 डिग्री और 60 डिग्री दोनों आपस में संपूरक कोण है। यहाँ तक क्लियर है। सेम कहानी 40 डिग्री का संपूरक 140 डिग्री, मतलब सम 180 पूरना चाहिए। 0 डिग्री का संपूरक 180 डिग्री, 180 डिग्री का संपूरक 0 डिग्री, 160 डिग्री का संपूरक आपका 20 डिग्री। दोस्तों ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, छप जाएंगे, इसलिए सभी चीज़ों को दोनों को आप नोट्स कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट्स करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर और क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आएगा। क्लियर है। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री और पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। क्वेश्चंस में मुझे कह रहा है कि दो कोण का जिक्र है, एक छोटा कोण एक बड़ा कोण। यहाँ पे देखो, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण। तो सबसे पहला काम करना है, सबसे पहला काम कि उन दोनों कोण मुझे पता नहीं है कि कौन छोटा कोण है कौन बड़ा कोण है, मुझे पता नहीं है। तो उसको कुछ मान लीजिए, आप XY मानिए, AB मानिए, आपकी मर्जी है, कुछ भी आप मान सकते हो। तो माना कि बड़ा कोण, तो बड़ा कोण आप मान लीजिए सर X डिग्री, और छोटा कोण, छोटा डॉन बोल सकते हो, छोटा कोण आपका Y डिग्री। क्लियर यहाँ तक। तो सबसे पहले आपको एंगल को कुछ मानना पड़ेगा। आप यहाँ पे M डिग्री भी मान सकते हो, N डिग्री भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, सब बनेगा, सब कुछ सही होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में X और Y की कैटेगरी होता है, तो X और Y मानिए बेहतर होगा। तो इसका बड़ा कोण X डिग्री, छोटा कोण Y डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से लिखेंगे सर प्रश्न से। अब प्रश्न में क्या बोल रहा है, आप कहोगे सर प्रश्न में बोल रहा है कि दो संपूरक कोण, मतलब दो संपूरक कोण है, मतलब ये दोनों जो एंगल है, ये जो दोनों कोण है वो दोनों आपस में संपूरक है। संपूरक का मतलब होता है दोनों का सम 180 डिग्री है। कहने का मतलब है कि x प्लस y जो है वो 180 डिग्री है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यहाँ तक समझ में आया। कहता है दोनों कोण जो है आपस में संपूरक है, और संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो x और y को अगर हम 180 डिग्री जोड़ देंगे, यहाँ तक क्लियर है। फिर लिखेंगे, और दूसरे कंडीशन में अगर हम चलते हैं तो दूसरे कंडीशन ध्यान से पढ़िएगा। जो दूसरा कंडीशन है बोलता है कि बड़ा कोण, मतलब बड़ा कोण x डिग्री, बड़ा कोण x जो है, बड़ा कोण x जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। बड़ा कोण मतलब x डिग्री, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मतलब छोटा कोण y है, इससे 18 डिग्री अधिक है। सब डिग्री में है, ध्यान रखना, सब डिग्री में है। यहाँ तक क्लियर है। इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्वेश्चंस को गहराई से समझो। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि बड़ा कोण x डिग्री छोटे कोण से y से 18 डिग्री अधिक है, 18 अधिक है। यहाँ तक क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट बना, इक्वेशन सेकेंड बना। अब कह रहा है सर उन्हें ज्ञात करें, मतलब उन दोनों कोणों को ज्ञात करें, बड़ा और छोटा कोण।
मतलब x और y की वैल्यू पूछ रहा है, और x और y की वैल्यू कैसे निकलेगा, इन दोनों इक्वेशन से। क्लियर है? आप कहोगे सर x की वैल्यू तो पता है, अगर इक्वेशन फर्स्ट में अगर x की वैल्यू y प्लस 18 रख दिया जाए तो मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ध्यान रखना, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा प्रतिस्थापन विधि। ज़्यादा बेहतर होता है सर विलोपन विधि, लेकिन कोशिश ये करना है। देखो अब यहाँ पे लिखना है सर समीकरण फर्स्ट में x = y + 18 डिग्री रखने पर, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सर प्रतिस्थापन विधि से। ध्यान रखना, समीकरण फर्स्ट में x = y + 18 डिग्री रखने पर मुझे मिलता है सर x + y तो दिया हुआ है 180 डिग्री। अब यहाँ से x की जो वैल्यू है y + 18 है, यहाँ पे डाल देना है x के स्थान पर y + 18, फिर यहाँ पे y = 180। बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ में है? x की वैल्यू है y + 18, बस इसको उठाकर x के स्थान पर रख दिया गया। आप कहोगे सर y और y को ऐड करोगे तो 2y होगा। 180 डिग्री यहाँ पे है, और यहाँ पे 18 डिग्री उधर जाएगा तो -18 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो 2y = 180 में से 18 को माइनस करोगे ना तो कितना होगा सर, बता दो। यहाँ पे 7 में से 1 गया, 7 बचेगा ना, 7 में से 1 जाओगे तो 6, और यहाँ पे 1, 162 डिग्री। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू आ जाएगी 162 डिग्री अपॉन 2 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, आप डिग्री को भी हटा के चलो बेहतर होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू हो जाएगा फिर सर 81 डिग्री। ठीक है, इसको काटोगे तो y की वैल्यू कितना हो गया सर, 81 डिग्री। उसके बाद मुझे x की वैल्यू भी पता करना है, और x की वैल्यू पता करने के लिए y की जो वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सर समीकरण सेकेंड से। तो समीकरण सेकेंड आपको दिया हुआ है सर x = y + 18 डिग्री। x = y की वैल्यू आपका 81 है, तो 81 यहाँ पे डाल दीजिए, फिर 18 डिग्री। तो x की वैल्यू हो जाएगा, इसको ऐड करोगे 8 × 9, और कितना होगा 8 × 9 99 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया सर 99 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि y = 81 डिग्री। तो यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए दोनों कोण। ठीक है, कोण इक्वल टू कितना होगा सर, एक 81 डिग्री छोटकाट कोण, और एक होगा 99 डिग्री, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। कहोगे सर इस आंसर को आप वेरीफाई कर दीजिए, तो वेरीफाई करना बहुत आसान है। कहता है दो समपूरक कोण है, तो समपूरक मतलब होता है इन दोनों को सम करोगे ना तो 180 होना चाहिए। देखो 180 हो रहा है, मतलब मेरा सही करेक्ट है। ठीक है, छापने का प्रयास कीजिए। हो गया, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट्स करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। लिखिएगा एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 RS में खरीदी। 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले
बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में RS में खरीदी। ठीक है, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। मूल्य ज्ञात करें। तो यहां से आप समझिए ध्यान से, क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें, इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आप एक बार देख लीजिए। आप कहोगे सर क्वेश्चंस में अगर हम देखा जाए क्वेश्चंस को, तो यहाँ पे ध्यान से समझो। कहता है एक टीम है, आपका क्रिकेट टीम है, उसके कोच है, उन्होंने क्या किया कि 7 बल्ले खरीदी, 7 बल्ले मतलब बैट जो होता है, और 6 गेंद, 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, 3800 में खरीदा। ठीक है, बाद में उसने 3 बल्ला 5 गेंद मतलब 3 बल्ला 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा, 1750 रुपये में खरीदा। फिर कहता है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। मतलब एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य कितना था, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसे सॉल्व क्या करना है, तो सबसे पहला मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहला कुछ मानना पड़ेगा कि प्रत्येक बल्ला का जो प्राइस है वो ₹X है और प्रत्येक गेंद का जो प्राइस है वो Y है। तो यही मुझे फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। तो यही अपना कुछ मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि प्रत्येक बल्ले की प्राइस ₹X है और प्रत्येक बल्ले की प्राइस आपका Y है। ठीक है, तो आप बताओ, एक बल्ला का प्राइस अगर ₹5 है तो 2 बल्ला का प्राइस कितना होगा? आप समझना, ध्यान से समझ में आएगा। आप कहोगे सर एक बल्ला का प्राइस ₹5 है, एक बल्ला का प्राइस ₹5 है और 2 बल्ला के प्राइस अगर आपसे पूछे तो करते हो सर 2 गुने 5, इसको गुना करते हो तब ना ₹10 होता है। मतलब एक बल्ले का प्राइस ₹5 तो 2 बल्ले का प्राइस ₹10। ये 10 कहाँ से आया? मतलब इसको इससे गुना किए। सेम कहानी अगर यहाँ से देखें कि एक बल्ला का प्राइस अगर हम ₹X मानते हैं, एक बल्ला का प्राइस अगर ₹X मानते हैं, अगर आपसे पूछे सर दो है ना बल्ला का प्राइस बताओ, एक बल्ला का प्राइस ₹X, 2 बल्ला की अगर आपसे प्राइस पूछे तो आप कहोगे सर ₹2X। ये समझ में आया? जब ये समझ में आया तो बिल्कुल क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। आप कहोगे सर 7 बल्ला का प्राइस बता दीजिए, तो 7 बल्ला का प्राइस होगा 7X। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, एक बल्ला का प्राइस ₹5, 2 बल्ला का प्राइस ₹10 हो जाएगा और 7 बल्ला का प्राइस आपका ₹70, मतलब 7 × 5 = ₹35 होगा। अगर एक बल्ला का प्राइस ₹X मानते हो तो 2 बल्ला का प्राइस 2X होगा, 7 बल्ला का प्राइस 7X होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे और इजीली आप क्वेश्चन को समझ पाओगे। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि सर प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य कुछ मान लीजिए, आप XY मानिए, MN मानिए, ABC मानिए, कुछ भी मानिए। तो यहाँ पे आप हल लिखिएगा और हल में लिखिएगा सर माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य, जो क्वेश्चंस में बोला जा रहा है वही चीज़ लिखिए, मूल्य ₹X, मान लीजिए XRS है। ठीक है, और प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य आप मान लीजिए ₹5। यहां तक दिक्कत है? नहीं है। आपको अगर सर प्रश्न में ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 7 बल्ला है, 7 बल्ला है। मैंने माना एक बल्ला का प्राइस ₹X है, यहाँ बोल रहा है 7 बल्ला, तो यहाँ पे 7X हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान समझना।
तथा 6 गेंद 3800 में मिलता है। मतलब यहाँ पे प्लस होगा, तथा का मतलब प्लस। 6 गेंद, एक गेंद वाई तो 6 गेंद 6 वाई, ये दोनों मिलकर 3800 रुपये में मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, वो वाला प्रश्न है। 7 गेंद 7 बल्ला और 6 गेंद का प्राइस जो है वो 3800 रुपया है, दोनों को प्राइस 3800 रुपया। और सेकेंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं तो 3 बल्ला मतलब 1 बल्ला x तो 3 बल्ला 3x, और 5 गेंद तो 1 बल्ला y, 1 बल्ला ना 1 गेंद y तो 5 गेंद आपका हो जाएगा 5y। इस दोनों को प्राइस 1750 रुपये में खरीदता है, 1750 रुपये में खरीदता है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे कह रहा है कि प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का प्राइस ज्ञात करो, मतलब x और y की वैल्यू पता करना है, और x और y इस दोनों इक्वेशन से आ जाएगा। विलोपन विधि अपना दीजिए, प्रतिस्थापन विधि यूज कर दीजिए, कोई भी विधि आपकी मर्जी, ठीक है। तो ज़्यादा बेहतर होता है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट होता है कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना। तो यहाँ पे आप किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर सकते हो, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप सेम कर सकते हो, चाहे आप 7 करो चाहे आप 3 करो। तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आप यही कर दीजिए। सबसे बेहतर होने वाला है आप कर दीजिए y को ही आप कॉमन कर दीजिए। तो यहाँ पे 5 है तो आप इसको 5 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 6 है तो इसको आप 6 से गुना कर दीजिए, तो डेफिनेटली ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कहोगे सर 7 पचे 35x, 6 पंचे 30y और 38 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2 जीरो तो पहले से अवेलेबल है। 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 5 तिहाई 15 और 4 19, 15 4 19, ये मतलब 19,000 हो गया। 3800 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 19,000 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 5 तिहाई 15 और 4 19, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18, 6 18, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 6 को 5 से गुना करोगे तो 30y इक्वल टू 175 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जीरो तो पहले से अवेलेबल है। फिर 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 सते 42 और 3 45 के 5 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10, मतलब 10,500। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला जो स्टेप है साइन को चेंज करना, क्योंकि यहाँ साइन डिफरेंट नहीं है, सेम है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। आपको सर ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा, क्योंकि 30y माइनस में 30y प्लस में कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से 35x में से 18x को घटाओगे ना, तो 35x में से 18x को घटाओगे तो मेरे ख्याल से 17x हो जाएगा, मेरे ख्याल से 17x हो जाएगा। अब 19,000 में से इसको 10,500 घटाओगे तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, फिर यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, ये बचा 8, 8 में से 0 गया 0, फिर इसका काम ख़त्म हो गया, मतलब 500 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा भाई? इसमें गड़बड़ तो नहीं हो गया भाई? 19,000 में 10,500 घटाओगे, सॉरी 8 होगा ना, यहाँ पे 8500 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा, 8 में से 0 गया 8, 1 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ चलिए, कहोगे सर यहाँ पे 17x आ गया 8500, और यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो 8500/17 हो जाएगा, और 17 का टेबल पर होगे तो 17 पचे 85, मतलब 5 मरतबे कटेगा, 17 पचे 85 और 2 को 0 है तो 2 0, मतलब x की वैल्यू आ गया 500। अब मुझे y की वैल्यू भी पता करना है और y की वैल्यू पता करना है, तो दोनों में से कोई भी आप इक्वेशन ले लीजिए। तो ज़्यादा सिंपल ये सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाला ही लीजिए, समीकरण 2। समीकरण 2 से तो कहोगे सर समीकरण 2 दिया हुआ है 3x + 5y = 1750। अब यहाँ से देखिए 3, कहोगे सर x की जो वैल्यू है 500 है, 500 है, तो x के स्थान पर 500 डालिए और प्लस 5y। जब x की मान अगर 500 डाल दिए तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा चूँकि x = 500, ठीक है। फिर यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, 5 तिहाई 15, 500 को अगर 3 से गुना करोगे तो 1500,
फिर 5y इक्वल टू 1750। अब यहाँ से मुझे मिलता है सर 5y इक्वल टू 1750, 1500 जाएगा उधर तो -1500। तो यहाँ से मुझे डायरेक्ट मुझे पता हो गया कि भाई 5y इक्वल टू 1750 में से 1500 घटाओगे तो 250 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू आसानी से निकल गया कि 250/5 हो जाएगा। और यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे 50 25 मतलब 50, ठीक है। तो x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 50 मतलब 50, ठीक है। तो क्वेश्चंस बोल रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपीस, प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपीस, यही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा। प्रत्येक बल्ले का मूल्य इक्वल टू 500 रुपीज़ और प्रत्येक गेंद का मूल्य इक्वल टू 50 रुपीज़। आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। छापिए, लिखने का प्रयास कीजिएगा इसको। हो गया, चलिए। फाइव नंबर सवाल लिखिएगा, 5वां नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, साथ साथ लिखने का प्रयास कीजिएगा। पवन अपनी पुत्री से कहता है, पवन अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है। पवन अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र, मेरी उम्र तुम्हारी उम्र और तुम्हारी, लिखिएगा, उस समय की उम्र की 7 गुनी थी, 7 गुनी था, ठीक है। आज से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद
मेरी उम्र, आज से 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की तिगुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। क्वेश्चंस को एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, क्वेश्चंस को लिखकर खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चंस उम्र के आधारित प्रश्न 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को पहले एक बार इसका मीनिंग को समझ लेता है, उसके अर्थ को समझिए ध्यान से, और उसके बाद सॉल्यूशन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है समझिएगा ध्यान से। कहता है पवन अपनी पुत्री से कहता है, मतलब एक पवन जी है जो अपने पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र। जैसे ही 7 वर्ष का जिक्र हुआ, समझने का प्रयास कीजिएगा, जैसे ही 7 वर्ष पहले का जिक्र हुआ, पवन अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पहले, मतलब मेरी भी उम्र 7 वर्ष पहले जाएगा और मेरे पुत्री का उम्र भी 7 वर्ष पहले जाएगी। यहाँ तक ध्यान से समझना, यहीं पे स्टूडेंट गलत करते हैं। ठीक है, कहता है पवन अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मेरी उम्र तुम्हारी उस उम्र की, उस उम्र मतलब 7 वर्ष पहले की उम्र की, ध्यान रखना, तुम्हारी 7 वर्ष पहले की उम्र की 7 गुनी थी। मतलब अगर मेरी उम्र x है वर्तमान में और मेरी पुत्री की उम्र y है वर्तमान में, तो 7 वर्ष पहले मेरी उम्र x - 7 रहा होगा, 7 वर्ष पहले मेरी पुत्री की उम्र y - 7 रहा होगा। इस समय कहता है पवन कि इस समय की बात है कि मेरी जो उम्र है वो तुम्हारी उम्र की 7 गुना था। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला पढ़ते हैं। फिर कहता है कि आज से 3 वर्ष बाद, मतलब आज से, अभी वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो मेरी उम्र अभी x है, तो 3 वर्ष बाद मेरी उम्र x + 3 हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा 3 वर्ष बाद। और 3 वर्ष बाद जब मेरा उम्र x + 3 होगा तो 3 वर्ष बाद पुत्री का भी उम्र होगा y + 3। बात समझ में आ रहा है? कहोगे सर आ रहा है। फिर कहता है 3 वर्ष बाद मेरी उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब मेरी उम्र जो है वो तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। ये इक्वेशन सेकेंड बना। तो कहता है दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, मतलब x और y पता करें। क्वेश्चंस क्लियर समझ में आया? प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया कि पहले इक्वेशंस को कैसे निकाल सकते हैं और अब इसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है लैंग्वेज के आधारित पे, जो कि एग्जाम में रिजल्ट आ सके, मार्क्स मिल सके। क्लियर है? ध्यान से। तो यहाँ तक क्लियर है, क्वेश्चंस को समझ गए, क्वेश्चन में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला क्या करना है, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है ना उससे कुछ मान लीजिए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, तो सबसे पहला काम करना है कि सर दोनों का वर्तमान उम्र कुछ मान लीजिए। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, लिखेंगे सर माना पवन का वर्तमान उम्र, पवन का वर्तमान उम्र, ठीक है ना, उम्र x वर्ष मान लीजिए, ठीक है ना यहाँ तक। चलिए x वर्ष मान लीजिए, और पवन के पुत्री है ना, पवन के पुत्री की वर्तमान उम्र मान लीजिए y वर्ष, ठीक है। तो सबसे पहला उसका वर्तमान एज, प्रेजेंट एज आप फाइंड कर लीजिए। प्रेजेंट एज आप मान लीजिए, माना कि पवन का वर्तमान उम्र x वर्ष और पवन के पुत्री की वर्तमान उम्र y वर्ष। क्लियर है? अब हम प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि 7 वर्ष पहले पवन का उम्र x - 7 रहा होगा और इस पुत्री की उम्र भी 7 वर्ष पहले y - 7 रहा होगा। कहता है कि इसका 7 गुनी है, तो इसका 7 गुनी है। क्वेश्चन ध्यान से समझना,
7 वर्ष पहले मेरी उम्र मतलब x माइनस 7, तुम्हारी उम्र उस समय की उम्र की 7 गुनी थी, तो उस समय इस है ना पुत्री का उम्र भी इस y माइनस 7 रहा होगा, इसका 7 गुनी है। क्लियर है यहाँ तक? तो इससे एक इक्वेशन बना कि x माइनस 7 इक्वल टू 7 को y से गुना करोगे 7y, या 7 7 कितना होता है 49। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से x इस 7y को उठा के इधर लाओगे तो भाई माइनस 7y होगा, और माइनस 49 और e माइनस 7 उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन बन गया कि माइनस प्लस का मतलब, माइनस का मतलब घटाना होता है। 49 में से 27 7 घटाओगे तो भाई 42 हो जाएगा। ठीक है ना? इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ तक समझ में आया? कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है, अब लिखेंगे सर फिर पर्सन से, फिर पर्सन से। ठीक है, अगेन और फिर प्रश्न में बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मतलब x प्लस 3 वर्ष बाद इसका उम्र तुम्हारी उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 3 वर्ष बाद मेरी उम्र x प्लस 3 है, और 3 वर्ष बाद पुत्री की उम्र भी y प्लस 3 हो जाएगा। इसके उम्र का 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ से भी एक इक्वेशन मुझे बनना, x प्लस 3 इक्वल टू 3 को y से गुना करो 3y, और 3 दिया कितना होगा 9, फिर 3y उठ के इधर आ जाएगा तो x माइनस 3y इक्वल टू 9, और 3 जाएगा उधर तो -3। तो यहाँ से मुझे मिला x माइनस 3y इक्वल टू 9 में से 3 गया 6। इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। अब इस दोनों इक्वेशंस को विलोपन विधि से सॉल्व कर कर x और y की वैल्यू पता कर लो, और x और y ही आपसे पूछ रहा है वर्तमान उम्र ज्ञात करो। दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करे मतलब x और y हमसे पूछ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे सर समीकरण फर्स्ट और 2 से। दोनों समीकरण अगर हम लेके चलते हैं तो पहला समीकरण x माइनस 7y इक्वल टू 42 माइनस 42, और जो दूसरा है सर x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है ना? इसको अगर विलोपन विधि से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर ये आपस में कैंसिल आउट होगा। 7y माइनस है, 3y प्लस है, माइनस प्लस का मतलब माइनस का मतलब घटाना, 7y में से 3y घटेगा तो 4y, और दोनों में बड़ा 7 है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब जोड़ना, 42 और 6 जोड़ोगे तो सर 48 होगा, माइनस 48। तो यहाँ से मुझे मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया सर, यहाँ से मुझे मिला कि सर माइनस से माइनस कैंसिल, और 4y इक्वल टू 48, और y की मान 12 चौका 48 मतलब 12 हो जाएगा। y की वैल्यू पता हो गया। अब मुझे x की वैल्यू पता करना है, तो x की वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन लेके पता कर लो। समीकरण 2 ही ले लीजिए। समीकरण 2 में y इक्वल टू 12 रखने पर, तो इक्वेशन नंबर 2 आपके सामने है x माइनस 3y इक्वल टू 6। ठीक है ना? यहाँ तक x माइनस 3, y की वैल्यू कितना है 12 इक्वल टू 6। अब यहाँ से x माइनस 12 तो ये कितना होता है 36 इक्वल टू 6। अब x की मान हो जाएगा 6, ई 36 जाएगा उधर तो प्लस 36। तो इसको आप सॉल्व करोगे ना तो 36 6 42 होता है। ठीक ना? x की वैल्यू पता हो गया, y की वैल्यू पता हो गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करें, और पवन की वर्तमान उम्र x है और इसकी पुत्री की वर्तमान उम्र y है, और x y के पूछ रहा है, तो इसे लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ लिख दीजिएगा वर्तमान उम्र, बयालीस एंड 12 आंसर। वर्तमान उम्र इक्वल टू 42 एंड 12। चाहे यहाँ पे आप लिख सकते हो कि पवन की वर्तमान उम्र इक्वल टू 42 वर्ष एंड पवन के पुत्री की वर्तमान उम्र y इक्वल टू 12 वर्ष। ठीक है? यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये बहुत आसान है, और उम्र के आधारित पर प्रश्न 100% एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इसको बढ़िया से नोट करिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको इसी लेवल पर बताता हूँ, आप उसको भी सॉल्व कीजिएगा। आज क्लास का वो आखिरी सवाल होगा, पहले आप इसको बढ़िया से नोट्स कर लीजिए, उसके बाद मिलते हैं वो सवाल पे, जो कि एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है? इसको आप लिख लीजिए बढ़िया से।
हो गया, वीडियो को पॉज करिए बढ़िया से और इसको नोट्स करिए, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट सवाल, अंतिम सवाल है 6 नंबर सवाल, ठीक है। तो वो भी आप हेडिंग कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से देखिए, रिप्ले करके देखिए, बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उम्र के आधारित पर जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप क्वेश्चंस बुक से सॉल्व करोगे, सॉल्व हो जाएंगे, आपका कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट सवाल लिखिएगा, अंतिम सवाल है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। लिखिएगा 5 वर्ष बाद एग्जाम्स में आया हुआ सवाल है, ये इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप नोट्स कर लीजिएगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले जैकब की आयु, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र से, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सर उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली पहले सॉल्व करते हैं, सोचते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कह रहा है सर उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो मान लीजिए कि एक का वर्तमान उम्र x है और एक की वर्तमान उम्र y है, मतलब x जैकब है और y आपका जैकब की पुत्र है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र x + 5 होगा, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की उम्र y + 5 होगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, मतलब जैकब की आयु ये है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया, इसी को सॉल्व करके इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर अगला बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, मतलब 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु x - 5, 5 वर्ष पहले इस जैकब के पुत्र की आयु y - 5, 5 वर्ष पहले पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब यहाँ से 7 से गुना हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, मतलब x और y आपसे पूछ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है, आसान सवाल है, मैंने आपको हिंट्स दे दिया। अब आपको क्या करना है कि इस सवाल को लैंग्वेज पर आपको बनाना है, लैंग्वेज के आधारित पर सॉल्व करना है और आपको क्या करना है, नोट्स करना है। क्लियर है। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम यहाँ पे लिख दीजिएगा कि माना कि जैकब की वर्तमान उम्र x वर्ष एंड जैकब की इस पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष, तो यहाँ से आप इक्वेशन दोनों बना लीजिएगा क्वेश्चन पढ़ के, उसके बाद आप नोट्स करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।